हेलो दोस्तों, आज हम पहली बार फिल्मी संगम चैनल पर एक बंगला फिल्म विनोदिनी एकती नाट्य उपाख्यान की रिव्यू करने जा रहे हैं। इसकी वजह भी है कि 19वीं सदी की एशिया की पहली महिला सुपरस्टार रही अभिनेत्री विनोदिनी दासी के जीवन व उनके कृतित्व के दृष्टिकोण को और अभिनय के दृष्टिकोण को हर किसी को जानना व समझना चाहिए। हम आगे बढ़ें उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने फिल्मी संगम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। हमारे इतिहास के पन्नों में गीत, संगीत, नृत्य व अभिनय जगत से जुड़ी कई कहानियां दबी पड़ी हैं, जिन्हें बनाने की मांग यह कहानियां स्वयं गाहे बगाहे करती रहती हैं, मगर हमारा ध्यान इन पर कभी नहीं जाता। अथवा कई बार हम इन कहानियों को इतिहास के पन्ने से निकालकर सिनेमा के पर्दे पर लाना चाहते हैं, पर कुछ वजहों से ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाता। बल्कि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि सामाजिक हालात इतिहास में खामोश की जा चुकी जिंदगियों को पुनर्जीवित करने की इजाजत नहीं देती। इसी तरह की एक गाथा विनोदिनी दासी की है। 1863 में कलकत्ता में जन्मी विनोदिनी दासी ने तवायफ से करियर शुरू किया था। 12 साल की उम्र में वह अभिनेत्री बनी और 23 साल की उम्र तक अभिनय करते हुए पूरे एशिया में वह पहली महिला सुपरस्टार बनी। उन्होंने रंगमंच पर मेकअप से लेकर के अभिनय तक को एक नई दिशा दी, कई नए प्रयोग करके दिखाए और कई नई खोज की, और जिनका उपयोग पारसी थिएटर से लेकर के बाद के थिएटर में भी किया जाता रहा है। विनोदिनी दासी को लेकर के बहुत सी चीजें कही गई, लेकिन उन पर फिल्में बनाने का साहस जिन लोगों ने भी किया वह सफल नहीं हो पाए। सबसे पहले प्रदीप सरकार ने ऐश्वर्या राय बच्चन को मुख्य भूमिका में लेकर फिल्म बनानी चाहिए थी, पर बात नहीं बन पाई। उसके बाद से भी कई फिल्मकार फिल्म बनाने का असफल प्रयास कर चुके हैं। इन दिनों चर्चा गर्म है कि अब विनोदिनी दासी पर अनुराग बसु फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य भूमिका यानी कि विनोदिनी दासी का किरदार कंगना रनौत निभाएंगी। जबकि इन सब से आगे निकल गए हैं फिल्मकार रामकुमार मुखर्जी, जिन्हें फिल्म एक दुआ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। पत्रकार से फिल्मकार बने रामकुमार मुखर्जी ने विनोदिनी दासी के जीवन व कृतित्व पर बांग्ला भाषा में फिल्म विनोदिनी एकती नाट्य उपाख्यान बनाकर लाए हैं, जो कि 31 जनवरी को पैन इंडिया रिलीज हुई है। फिल्म बांग्ला भाषा में जरूर है, पर इसमें अंग्रेजी सबटाइटल्स देकर रिलीज किया गया है। यह फिल्म सिर्फ उस महिला को श्रद्धांजलि नहीं है जिसने पूर्वाग्रहों से शासित दुनिया में अपनी जगह बनाने का साहस किया, संघर्ष किया, बल्कि यह कला, लचीलेपन और शाश्वत मानवीय भावना का एक सम्मान भी है। जहां तक फिल्म विनोदिनी की कहानी की बात है, तो इसकी कहानी शुरू होती है छोटी बच्ची पुट्टी से, जिसे बाल कलाकार स्वरा भट्टाचार्य ने अपने अभिनय से संवारा है। गरीब परिवार में जन्मी पुट्टी बचपन में तवायफ गंगाबाई से संगीत सीखती थी और उसके बाद वह उनके संगीत सत्रों में भी जाती थी। 9 साल की उम्र में एक नाटक देखकर पुट्टी के मन में अभिनय करने का सपना जागा। एक वेश्या गोलाब, जिसे चंद्री घोष ने अपने अभिनय से संवारा है, कि साजिशों से उसे थिएटर में अभिनय करने का मौका मिल गया। जल्दी ही वह प्रसिद्ध नाटककार गिरिचंद घोष, जिसे कौशिक गांगुली ने निभाया है, की नजर में आ गई। और फिर रंगा बाबू, जो कि अभिनय सिखाते थे, उन्होंने उसे तैयार किया और उसका मार्गदर्शन ऐसा किया कि वह देखते ही देखते तमाम नाटकों में अभिनय करने लगी और उसका नाम बदलकर विनोदिनी हो गया। 1874 यानी कि 12 साल की उम्र में विनोदिनी ने सबसे पहले कलकत्ता के राष्ट्रीय रंगमंच पे इसके संस्थापक गिरिचंद घोष के निर्देशन में एक गंभीर नाटक में अभिनय कर हर किसी को अपना मुरीद बना लिया था। उनकी शोहरत के साथ ही लोग उन्हें देखने के दीवाने हो गए और इस कदर दीवाने हुए कि लोग विनोदिनी के नाम पर टिकटें खरीदने लगे।
फिल्म में विनोदी के किरदार में रुक्मिणी मैत्रा हैं। गिरीश चंद ने विनोदी दासी भी बुलाया करते थे। उनका करियर बंगाली थिएटर जाने वाले दर्शकों के बीच यूरोपीय थिएटर के प्रोसेनियम प्रेरित रूप के विकास के साथ मेल खाता चला गया, खेत खाता था। 12 साल के करियर के दौरान विनोदिनी ने 80 से अधिक किरदार निभाए, जिनमें प्रमिला, गीता, द्रौपदी, राधा, आयशा, कैकेयी, मोती बीबी और कपाल कुंडला सहित कई भूमिकाएं शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विनोदिनी दासी ने महिला होते हुए भी पुरुष किरदार यानी कि रामकृष्ण परमहंस का भी किरदार निभाया था। विनोदिनी दासी की लोकप्रियता का आलम यह था कि जयपुर के राजकुमार प्रताप कुमार, जिसे विश्वजीत घोष ने निभाया है, उनके प्यार में पागल हो गए और वह विनोदिनी के साथ घूमने लगे। विनोदिनी और प्रताप बाबू 1 माह तक वाराणसी में एक साथ समय भी बिताया और यह जाहिर था कि दोनों विवाह कर लेंगे, लेकिन बाद में प्रताप बाबू ने अपने माता पिता की बात मानकर उनकी पसंद के लड़के से विवाह रचाकर एक तरह से विनोदिनी को बीच सड़क पर छोड़ दिया था। पर विनोदिनी ने इस हार नहीं मानी, वह अभिनय जगत में अपना कारनामा दिखाती रही। इसके बाद राजस्थान के ही मारवाड़ी उद्योगपति गुरमुख, जिसे में मीर असफ अली नजर आ रहे हैं, की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें अपनी रखेल बनने के एवज में उनके नाम पर थिएटर बनाकर देने की बात कही और कुछ पैसे भी देने की बात कही। रंगा बाबू ने गुरु दक्षिणा मांगकर उस थिएटर को स्टार थिएटर का नाम दे दिया और बेचारी विनोदिनी के नाम पर वह थिएटर नहीं बन पाया। यह एक बहुत कुटिल विचारधारा थी और यह बात 1884 के आसपास की है, मतलब 141 साल पहले की है, जब उनके साथ यह अन्याय हुआ था। लेकिन इस अन्याय का अब न्यायकरण किया जा चुका है। जी हाँ, बंगाल के महान संत रामकृष्ण, जिस किरदार को संजना सान्याल ने निभाया, भी 1984 में उनका वह नाटक देखने आए थे जिसमें वह विनोदिनी रामकृष्ण परमहंस बनी थी। इसी बीच प्रताप बाबू की पत्नी की मौत हो जाती है तो वह वापस विनोदिनी की जिंदगी में आते हैं और इस बार उनसे विवाह कर अपने साथ ले जाते हैं। प्रताप ठाकुर की मौत के बाद पुनः विनोदिनी को वहीं तवायब घर में लौटना पड़ता है और इस सारी चीज़ों को विनोदिनी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था और 1913 में यह आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विनोदिनी एकमात्र ऐसी कलाकार थी, बंगला भाषी कलाकार थी, जिन्हें पढ़ने के कोई साधन मौजूद नहीं थे, पर भी वह अंग्रेजी में भी बातें कर लेती थी। चलिए अब ये इस बात की चर्चा भी की जानी चाहिए कि आखिर रामकुमार मुखर्जी ने जो विनोदिनी दासी पर फिल्म बनाई है, विनोदिनी एक नाट्य उपाख्यान, वह देखने लायक है या नहीं है, या इस फिल्म की क्या प्लस और क्या माइनस पॉइंट है। देखिए, पीरियड फिल्म में सबसे बड़ी जरूरत होती है कि जिस काल की कहानी है उस काल को सही अंदाज से पर्दे पर उतारा जाए। इस मामले में फिल्म विनोदिनी एक नाट्य उपाख्यान के निर्देशक कमाल मुखर्जी खरे उतरे हैं। फिल्म में उन्होंने 19वीं सदी के कोलकाता को हूबहू उतारने के लिए बहुत मेहनत की है और इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। बेहतरीन पटकथा पर एक बेहतरीन फिल्म बनाई गई है। 1874 से 1876 तक के बंगाल को सही अर्थों पर पर्दे पर उतारते हुए रामकुमार मुखर्जी ने उस समय की लोकप्रिय दुकानों के संदर्भ के भोग के साथ साथ विनोदिनी दासी, गिरीश चंद्र घोष और रामकृष्ण परमहंस की मौजूदा तस्वीरों का अनुकरण कर निर्देशक ने वेशभूषा और हेयर स्टाइल तक को सटीक ढंग से पर्दे पर उकेरा है।
फिल्म विनोदिनी के निर्देशक ने अभिनेत्री विनोदिनी दासी की शुरुआती संघर्षों को नजरअंदाज कर उनकी सफलता के काल और गुरुदक्षा के नाम पर एक नारी की शोषण को ही अपनी फिल्म में ज्यादा अहमियत दी है, जबकि नारी सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से पुट्टी उर्फ विनोदिनी के संघर्ष को भी चित्रित किया जाना चाहिए था। और इस चित्रण के दौरान पुट्टी को तबायब बनने के लिए मजबूर होने का चित्रण करते हुए उस काल की सामाजिक व्यवस्था व तबायब के प्रति आम इंसान की सोच पर प्रहार किया जाना चाहिए था, जिससे उन्होंने बचने का प्रयास किया है। निर्देशक इस बात को बाखूबी चित्रित करने में सफल रहे हैं कि रंगमंच अभिनेत्री बनने के बाद भी विनोदिनी को किस तरह से सामाजिक निंदा और पहचान के एक अदम्य प्रयास के साथ व्यक्तिगत संघर्ष भी करना पड़ा था। रंगा बाबू और गिरिचंद घोष के किरदारों के मनोविज्ञान पर भी रोशनी डाली जानी चाहिए थी, तभी विनोदिनी का किरदार और अधिक निखर कर आता। हकीकत तो यह है कि रंगा बाबू के किरदार के साथ न्याय ही नहीं किया गया। विनोदिनी ने रंगमंच के लिए अलग अलग तरह की मेकअप शैली अपनाई थी, जो कि यूरोपीय और भारतीय तकनीकों का मिश्रण था। इस पर राम कुमार मुखर्जी ने अपनी फिल्म में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहा है, उसको उन्होंने संकेत में ही समाप्त कर दिया है। राम कुमार मुखर्जी की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने इतिहास के पन्नों में खो चुकी अभिनेत्री विनोदिनी दासी को वर्तमान पीढ़ी के दर्शकों से परिचित कराने का बेहतरीन काम किया है। यह फिल्म शाश्वत मानवीय भावना का एक सम्मान है। यह फिल्म कहीं ना कहीं हर इंसान को आत्मनिरीक्षण करने की भी सलाह देती है। सौमिक हल्दर ने अपने कैमरे के कौशल से उस काल के साथ ही चरित्रों को भी गढ़ने में काफी मदद की है। फिल्म का संगीत पर कुछ कमजोर हो गया है। उस काल में फोक संगीत ज्यादा लोकप्रिय था, जिसका फिल्म में उपयोग कम ही किया गया है। फिर भी श्रेया घोषाल द्वारा स्वरबद्ध गीत गाना काफी अच्छा बना है और इस गाने पर विनोदिनी के किरदार में रुक्मिणी मैत्रा ने जो कथक डांस किया है वह भी प्रशंसा बटोर लेता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब कुछ बातें अभिनय की भी हो जाए कि किस कलाकार ने किस तरह का अभिनय किया है। तो एक कमी जो मुझे खबर नजर आ रही है वह यह है कि ज्यादातर कलाकार यह भूल गए कि यह कहानी 19वीं सदी की है, या वह जो किरदार को निभा रहे हैं वह किरदार 19वीं सदी का है, क्योंकि कई किरदार आधुनिक लहजे में ही बात करते हुए नजर आते हैं। यह बात खलती जरूर है, फिर भी विनोदिनी के कैरेक्टर में रुक्मिणी मैत्रा का अभिनय कमाल का है। रुक्मिणी मैत्रा ने कुछ जगहों पर उस काल के बंगाली लहजे को पकड़ने की कोशिश जरूर की है। रुक्मिणी मैत्रा 2017 से अब तक लगभग 10 बंगला फिल्मों के अलावा बतौर हीरोइन हिंदी फिल्म सनक में बिदु जामवाल के साथ अभिनय कर चुकी हैं और वह कई बार साबित कर चुकी हैं कि उनके अंदर अभिनय प्रतिभा कोट कोट कर भरी हुई है। अब विनोदिनी के अति जटिल किरदार में वह सभी को भा जाती हैं। मैंने पहले भी कहा और फिर दोहराना चाहूंगा कि फिल्म में जो कृष्णा गीत है उसमें कथक नृत्य करते हुए रुक्मिणी मैत्रा सभी का मन मोह लेती हैं। इतना ही नहीं, रामकृष्ण परमहंस के पुरुष किरदार में रुक्मिणी मैत्रा ने साबित किया है कि अभिनय में उनका कोई सानी नहीं है। वह एक परिपक्व महिला के रूप में जो अकेलेपन और मोहभंग से जूझ रही है, वह एक शांत तीव्रता का संचार भी करती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी इसलिए रुक्मिणी विनोदिनी के किरदार में लोगों के दिमाग में बनी रहती हैं। पुट्टी के किरदार में बाल कलाकार स्वरा भट्टाचार्य भी दर्शकों की आंखों की तरह बन जाती हैं। कौशिक गांगुली ने नाटक लेखक व निर्देशक गिरीशचंद्र घोष के कैरेक्टर में शानदार अभिनय किया है। कुटिल व्यंग्यात्मक दासू बाबू की भूमिका में गौतम हदर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। गोलाब के रूप में चंदेई घोष की सशक्त उपस्थिति फिल्म में नजर आती है। यूं तो रंगा बाबू के चरित्र में राहुल बोस के हिस्से कुछ खास करने को नहीं आया, मगर उनका अभिनय आकर्षण और व्यवहारिकता से भरपूर है। जिस दृश्य में भी रंगा बाबू आते हैं वह दृश्य उनका तो हो ही जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के किरदार में चंद्रराज सन्याल फिल्म को एक आध्यात्मिक आयाम देते हैं। उनकी शांति विनोदिनी के जीवन की उथल पुथल में एक मार्मिक प्रतिपाद जोड़ती है। कुल मिला के हम तो यही कहना चाहेंगे कि
रामकुमार मुखर्जी ने वीरेंद्र दासी पर जो फिल्म बनाने का प्रयास किया है वो बहुत सराहनीय है, और इस तरह की फिल्में हर इंसान को देखनी चाहिए और समझनी चाहिए तथा इससे कुछ न कुछ शिक्षा भी ग्रहण करना चाहिए।